प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके बलिदान और समर्पण के लिए किया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका माथा, दी विनम्र श्रद्धांजलि। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समयबद्ध तरीके से निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज करने के लिए दिए निर्देश। कहा, अधिकारी करें समीक्षा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने किसान कानून को बताया किसानों के लिए लाभकारी। कहा, इससे किसानों की आय होगी दोगुना। विपक्ष राजनीतिक कारणों से फैला रहा है भ्रम। और शामली के किसानों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के प्रयास से मिला नए कृषि बिल के तहत लाभ। 1 रुपए किलो बिकने वाली गोभी 10 गुने मूल्य पर बिकी दिल्ली के बाजार। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव। समाचार विस्तार से। जनता के बीच अपनी आम पहुंच बनाने और लोगों के साथ जुड़ने की अपील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही लोकप्रिय रहे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके असीम बलिदान और समर्पण के लिए याद किया और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इलाके में कोई अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त नहीं किया गया था ताकि आम लोगों को प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण कोई परेशानी न हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह मुझे ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। इसमें मुझे बेहद खुशी मिली है। मैं दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह श्री गुरु तेग बहादुर जी की दयालुता से बहुत प्रेरित हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह गुरु साहिब की विशेष कृपा है कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को विशेष आयोजन के तौर पर मनाएंगे। आइए इस पवित्र मौके पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को ऐतिहासिक तरीके से मनाएं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पिछले 24 घंटे में देश भर में 29,690 कोरोना मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। इस तरह अब तक देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 95,80,402 पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में दर 95.51% पर बनी हुई है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर घटकर 1.45% पर पहुंच गई है। वाराणसी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोविड-19 के टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनपद में प्रशिक्षकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इसमें शहरी ग्रामीण दोनों जगहों के स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। ये वैक्सीन कितने तापमान पर रखी जाएगी और किस तरह लोगों तक पहुंचाई जाएगी, इसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के 12,700 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन सभी कर्मचारियों को पोर्टल पर सूचीबद्ध कर लिया गया है। कोविड वैक्सीनेशन हमारी इसकी तैयारी चल रही है। उसके लिए हमारा जो है कोविड वैक्सीनेशन स्टोर रूम तैयार हो जाएगा, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। कोविड वैक्सीन रखने के लिए ILR आइसलैंड रेफ्रिजरेटर हमारे पास 3 आ गया है, वो भी हम लोगों ने रख लिया है। तीसरे स्टेप पे था कि जिसको लगना है वैक्सीन उसको चिन्हित करना है। उसमें हमारे 12,700 पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ 4th क्लास की नाम जो है सूचीबद्ध कर लिया गया है, जो कि कोविन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 3 चीज़ें होंगी। चौथा स्टेप है कि वैक्सीन लगाएगा कौन, कैसे लगेगी। उसके लिए हम लोगों ने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन हमारे जो 32 सेंटर पे जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि वो अपने नीचे उनके जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से जो है पहले फर्स्ट फेज में हमारे मेडिकल एंड पैरामेडिकल कर्मियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। उसकी प्रशिक्षण चल रहा है। गांव में जमीन संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरासत अभियान को समयबद्ध ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खातों में दर्ज करने के लिए प्रदेश के सभी ग्रामों में अभियान संचालित किया जाएगा।
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन बनाई जाए। इसके अतिरिक्त ईमेल आईडी भी जारी की जाए। अभियान के बाद शासन स्तर पर जिलों में टीम भेजकर इसकी पुष्टि भी की जाएगी कि निर्विवाद उत्तराधिकारी खतौनियों में दर्ज हो गए हैं। तहसील दिवस और थाना दिवस का आयोजन जन समस्याओं के निस्तारण हेतु संवेदनशीलता के साथ किए जाए। शाहजहांपुर जनपद के 2 दिवसीय कार्यक्रम में वित्त और चिकित्सा शिक्षा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कृषि बिल को हर तरीके से किसान हितैषी और उनकी आय दोगुना करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां इसका दुष्प्रचार कर रही हैं और किसानों को बरगलाकर अपनी राजनीतिक स्वार्थ सीधा कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसान अपनी फसल को बढ़े दाम पर बाहर बेचना चाहता है, इसका भी अधिकार उसे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों की आय दोगुने करने को लेकर हर संभव प्रयास किया है। किसान सम्मान निधि से लेकर कृषि संबंधी सभी योजनाओं का लाभ किसानों को समय से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस के समय केवल 2 फसलों पर ही एमएसपी, हमारी सरकार में 23 फसलों पर एमएसपी लाई गई है। केवल विपक्षी पार्टियां किसान बिल का भ्रामक प्रचार कर अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई हैं। यह बिल चौतरफा किसान हितैषी और उनकी आय दोगुना करने वाला है। भोले भाले किसानों को बहकाया जा रहा है कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी। जमीन का सौदा ही नहीं है, जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का होता है। और बहकावे में किसानों को विपक्षी दल बहका रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया था कि ये आवश्यक है। केवल 2 चीज़ें आप समझ लें अच्छी तरह से, जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत किसान अपनी पैदावार को बाकी उद्यमियों की तरह कहीं पर भी बेच सकता है, किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी मंडी में, किसी ब्लॉक में। ये किसान को उसमें ये अधिकार दिया है कि अगर फसल का दाम जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उससे ज़्यादा अगर सीज़न पर फसल आने पर उसके दाम बढ़ जाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, तो किसान को ये अधिकार है कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। तो हर तरफ किसान का अपर हैंड रखा गया। नए कृषि कानूनों का लाभ शामली के किसानों को मिलने लगा है। यहां कैराना तहसील के मायापुर के किसानों की गोभी स्थानीय मंडी में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, जिसके कारण किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी सूचना पर अधिकारियों से बात की और कॉमन सर्विस सेंटर की टीम को किसानों के पास भेजा। उन्हें डिजिटल तरीके से फसल बेचने की जानकारी दी गई। इसके माध्यम से किसानों ने दिल्ली मंडी से संपर्क करके फसल से अच्छा मुनाफा कमाया। ई मार्ट के माध्यम से किसानों की 500 कुंटल गोभी 10 गुना दाम पर देश की मंडियों में खरीदी गई। स्थानीय विधायक और अधिकारियों ने किसानों के खेत में जाकर उनसे संवाद किया, उन्हें नए कृषि कानूनों की जानकारी दी। किसान भी इस व्यवस्था से खुश हैं। जो फसल स्थानीय बाजार में नहीं खरीदी जा रही थी, उसे दिल्ली के बाजार में बेचने पर अच्छा मुनाफा उन्हें प्राप्त हुआ है। रमेश जी किसान हैं यहाँ, ये दिल्ली गए होंगे अपनी फसल लेके। गोभी की फसल ही बोते थे, वो बिक नहीं पाई और ये बहुत निराश हो गया, अपना खेत उजाड़ रहे थे। तो आप जैसे मीडिया के कुछ बंधुओं ने उस चीज़ को दुनिया के सामने लाया। सामने आने से जो सरकारी तंत्र था वो इसमें एक्टिव हुआ और इनकी जो पड़ोसी हैं तनवीर जी, जब तक वो आई हैं तो क्योंकि अपना कुछ खेत बहा चुके थे, कुछ इनका खेत बचा हुआ है रमेश जी का, लेकिन तनवीर जी का खेत बराबर में था। हमारा जो सीएससी की अपनी यूनिट है उसकी हेड है तानिया जी, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने उसको देख के मीडिया के माध्यम से जानकारी लेकर यहाँ पहुँचकर इनसे पूछा। तो फिर जब इन्होंने बताया कि हम इसलिए बेच पा रहे हैं कि हमारी फसल का ज़्यादा दाम नहीं मिल पा रहा है और उतना सस्ता मंडी में 1 रुपये किलो का रेट मंडी में दिया जा रहा है, तो तब इन्होंने किसान ई मार्ट के माध्यम से इनकी फसल को उस पर अपलोड किया। उधर से कोई खरीदार सामने आए और जो फसल ये 1 रुपये किलो भी नहीं बेच पा रहे थे, वो 10 रुपये किलो का रेट तनवीर जी के खाते में आ चुका। मैं किसानों से अपील करना चाहती हूँ कि आप जैसे अभी देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं
उनको ना सुनकर अपनी जो आपकी खुद के लिए किसान CSC किसान ई-मार्ट को इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको लाभ पहुंच सकता है। बीच में डीलर को हटाकर आप डायरेक्टली अपनी फसल सीधा बायर को भेज सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक अपलोड करनी है और डायरेक्टली रेट तय कर किस जो बायर है वो आपके खेत से ही आपका माल उठा लेगा। मैं गोभी की फसल जो है मंडी में बेचने के लिए पता करवाया तो रेट वहाँ जो है 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से चल रहा था। लेकिन किसान ई पोर्टल CSC के माध्यम से जो टीम आई है, उन्होंने मुझे बताया कि कृषि कानून में आपकी फसल जो है 10 रुपये पर किलो बिक सकती है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सरकार का भी कानून बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हित के लिए है। आगे चल के किसान इनमें काफ़ी प्रगति करेगा। प्रदेश में वर्तमान गन्ना खरीद व्यवस्था से बरेली के किसान खुश हैं और वे सरकार की नीतियों, नए कृषि कानूनों की प्रशंसा कर रहे हैं। गन्ना खरीद केंद्र पर अपने गन्ने की तौल करवाने आए गन्ना उत्पादक किसान सूरजपाल सिंह, उमेश बाबू शर्मा, सुधीर कुमार सिंह और संजीव सिंह ने बताया कि सरकार की नई गन्ना खरीद व्यवस्था में हमें मोबाइल पर 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है। हम अपने गन्ने की छिलाई वगैरह का काम आराम से निपटा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार ने गन्ने के बकाया भुगतान के लिए 3,500 करोड़ का जो पैकेज दिया है, उससे हम किसानों के बकाये का भुगतान हो रहा है। नए कृषि कानूनों की सराहना करते हुए गन्ना उत्पादक किसानों ने कहा कि अब हम अपने कृषि उत्पाद देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें मंडी शुल्क से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानूनों के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं और मोदी सरकार के कृषि बिल का समर्थन करते हैं। जिला गन्ना अधिकारी PN सिंह ने बताया कि 210 गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की तौल हो रही है। अब तक 95 लाख कुंतल खरीद गन्ने की हो चुकी है और पिछले सत्र की बकाये का लगभग 95% का भुगतान किया जा चुका है। मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, जिससे कि हम अपना गन्ने का छिलाई का कार्य जो है शुरू कर देते हैं। और ये बिल जो बनाए हैं ये किसान के हित के ही हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार किसान के हित में ही कार्य कर रही है। मैं यहाँ गन्ना तुलवाने आया हूँ और जो कृषि बिल जो सरकार लाई है, ठेके पे खेती जो बात है, वो बिल पहले था कि हम ठेके में देते थे तो वो हमारा पूरा खेती ठेके में लेता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी है मोदी जी ने। बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ठेके पे केवल हमारी फसल का ठेका होगा और वो हमारा खेत का ठेका नहीं करेगा, जो कि वो हमारे खेत की संरचना बदल देता था, मिट्टी उठवा देता था। अब ऐसा इस बिल में नहीं होगा। इस पर रोक लगाई है मोदी जी ने। ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है। मैं बहुत सालों से गन्ना करता हूँ और अपनी मिल के लिए सप्लाई करता हूँ, और जो मोदी सरकार ने जो 3,500 करोड़ का पैकेज दिया है किसानों के लिए, ये बहुत सराहनीय काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को। बरेली जिले में कुल 5 चीनी मिले हैं। यहाँ पर 210 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं गन्ना खरीद के लिए, जिसपे माध्यम से किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। इस बार एक नई व्यवस्था बनाई गई खरीद के लिए, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। उनको पहले पर्चियाँ दी जाती थी, उनके घर घर भेजा जाता था, उसको बदल के उनको SMS के माध्यम से गन्ना खरीद किया जा रहा है। हर किसान का मोबाइल नंबर फीड किया गया और उस पर SMS भेजा जा रहा है। साथ ही साथ हर क्रय केंद्र पे जो पर्चियों का डिटेल है, एक्नॉलेजमेंट, हर क्रय केंद्र पे उसको दिया गया है। अगर किसी की कोई SMS नहीं मिला, कोई दिक्कत हुई, तो इस एक्नॉलेजमेंट से देख के अपना गन्ना बेच सकता है। या फिर ई गन्ना ऐप है, ऐप पे अपना सप्लाई टिकट नंबर देख के उससे वो गन्ना बेच सकता है या वेबसाइट से देख सकता है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के निर्देश के बाद धान खरीद केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण जिले के आला अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जौनपुर में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ने शाहगंज के धान खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से बात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। धान खरीद केंद्र में मिली कमियों को मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए, इसका अधिकारी बराबर ध्यान रखें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव महोदय द्वारा कि जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। तो उस संबंध में यहाँ शाहगंज में धान क्रय केंद्र पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि किसानों की समस्याओं को समझें और बाकी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो 2-3 बातें बताई गई हैं यहाँ पे।
और उन पे हम लोग जल्द ही निस्तारण करेंगे। एक इशू ये था कि हमारा जो टोकन सिस्टम है उसको और प्रॉपर और स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो वो भी हम लोग करेंगे। और सेकंड पॉइंट है कि हमारे कुछ केंद्र जो हैं आज हॉलीडे की वजह से एब्सेंट हैं, तो उन पे भी इस तरह का कोई निर्देश नहीं है कि वो एब्सेंट रहें, तो उन पे भी हम लोग जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराएंगे। प्रयागराज में एफपीओ से जुड़कर किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, वहीं इसमें शेयर होल्डर बनकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कोविड-19 के दौर में यहां किसानों ने हरी सब्जी, तेल, मसाला, आटा, दाल, चावल की पैकिंग करके अच्छा लाभ कमाया है। कंपनी के बन जाने से किसानों की उपज का सही मूल्य मिल रहा है, क्योंकि बिचौलिए समाप्त हो गए हैं। एफपीओ ने आईटीसी के माध्यम से अपने सामान को अच्छे दाम में बेचा है, जिसका फायदा आसपास के किसानों को मिला है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। हम एफपीओ के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करने का जो हमने टीम बनाई है, वो टीम के सदस्य गांव में जाकर लोगों को बताते हैं कि आप लोग अच्छे बीज का प्रयोग कीजिए और जो उत्पादन होगा वो हमारी कंपनी लेकर सीधे आपके घर से और बाज़ार में पहुंचाएगी। किसानों को समझ लीजिए कि पूरी सुविधा और पूरा लाभ इसमें मिल रहा है। ये एफपीओ जो है गवर्नमेंट का दिया हुआ एक बहुत अच्छा प्लान है किसानों के लिए। एफपीओ किसानों को उद्यमी बनाने के लिए एफपीओ बनाया गया है। किसान एफपीओ के माध्यम से बीज से बाज़ार तक किसानों को सुविधा दी जा रही है, और अभी तक जो किसानों को बिचौलिया लोग इनका उत्पाद खरीदा करते थे, अब वो सारे सिस्टम ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे एफपीओ के माध्यम से ये उत्पाद उनका खरीद के, चाहे वेजिटेबल हो चाहे अनाज हो, सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट जो है उपभोक्ता को दिया जा रहा है। प्रगति ग्राम फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 536 ऐसे किसानों की कंपनी है जो बंधुआपन से मुक्त हुए हैं और जो पट्टे की भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। और कंपनी जो है अपने शेयरधारकों से, किसानों से सीधे उत्पाद खरीदती है वो और कंज्यूमर तक पहुंचाती है। हमारे जो उत्पाद हैं उसमें है आपका राइस वैरायटीज़ हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सब जो है किसानों से खरीद के कंज्यूमर तक डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया गया है। प्लेटफॉर्म शेड के ऊपर तथा अन्य खाली जगहों पर सोलर पैनल लगाकर प्रतिमाह 50 लाख के विद्युत बिल की चपत और उसकी बचत बचाई जा रही है। ये योजना जहां पर्यावरण के अनुकूल है, वहीं रेलवे विभाग की आय बढ़ाने में सहायक है। इससे उत्पादित होने वाली बिजली से लगभग सभी विद्युत संयंत्र चलाए जाते हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन पर 1.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, वहीं काशी रेलवे स्टेशन पर 100 किलोवाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वाराणसी जंक्शन स्टेशन उत्तर रेलवे जो लखनऊ मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से जो अक्षय ऊर्जा स्रोत के दोहन और उसके उपयोग का जो हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम चलाया है, उसके तहत तकरीबन 1.6 मेगावाट की बिजली प्रतिदिन वाराणसी जंक्शन स्टेशन पे और 100 किलोवाट के बिजली का उत्पादन और उपभोग हम लोग काशी स्टेशन जो राजघाट पे है, मालवीय ब्रिज के पास जो अवस्थित है, वहाँ पे हम लोग उत्पादन और उसका उपभोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना से बन रहे पक्के आवासों में बुंदेलखंड के गरीबों को भी सर्दी के सीजन में बड़ी सहूलियत मिली है। जनपद ललितपुर के पारोन गांव में 100 से अधिक आवासहीन गरीबों के पक्के आवास बन जाने से लोगों को जहां पुरानी खपरैल से छुटकारा मिला है, वहीं पक्की छत होने से सर्दी की दिक्कतें भी कम हो गई हैं। लोग अब अपने नए आवासों में ही लकड़ी के उपकरण बनाने के साथ साथ सिलाई व पशुपालन का काम करके रोजगार का साधन भी जुटा पा रहे हैं। ग्रामीण जहां प्रधानमंत्री जी को आवास योजना चलाने के लिए बार बार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, वहीं ग्राम प्रधान ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और गरीब तबके के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की बड़ी सराहनीय पहल बताया है।
मेरा घर कच्चा था, खपरेल था। प्रधानमंत्री जी ने छत दे दी है। छत गांव में रहते थे हम परिवारी, और काको दी उन्हें छत दे दी, सुविधा कर दी बच्चों के लिए। हम बहुत खुश हैं। पहला तो दिक्कत थी कि अब कच्चे मकान था वो में रहते थे, अब पक्का मकान बन गया। वैसे प्रधानमंत्री ने अच्छी सुविधा कर दी, अब कोई तकलीफ नहीं है, भी अच्छा कर रहा है सब में। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आवास दिया है, इससे हम बहुत खुश हैं। पहले हमारे बच्चे सर्दी में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और जानवरों को भी दिक्कत होती थी, कहाँ बांधें कहाँ बच्चे रखें, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सर्दी से अधिकतर परेशान रहते थे हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए आवास दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे यहाँ सिलाई मशीन का काम भी करते हैं, काम भी मिलता है उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी ग्राम पंचायत को 2011 की सूची के अनुसार 105 परिवारों को पक्के मकानों से आच्छादित कर दिया है। सरकार ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायत में रहने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए निरंतर जो प्रयास कर रही है वो बहुत सराहनीय है, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के अंडवा गांव की सुमन पाल ने महिला संस्थान से प्रशिक्षण लेकर अपने साथ साथ अन्य महिलाओं की भी जिंदगी बदल डाली है। सुमन ने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार शुरू किया, वहीं अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। एक बार में ये लगभग 8 महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं। इस प्रशिक्षण के बदले इन्हें कुछ धनराशि भी मिलती है। इन प्रशिक्षित महिलाओं को काम देकर सामान का निर्माण कराया जाता है, जिसे बाजार में बेचकर अच्छी आय की प्राप्ति होती है। हमारा नाम लक्ष्मी और मैं अंडवा में रहती हूँ, और हमारे पास कोई रोज़गार नहीं था, ना हम समूह में जुड़ी थी, मगर मुझे रोज़गार समूह वालों ने दिया है, तो मुझे कुछ आमदनी हुई, तो हम बहुत खुश हैं। नाम लक्ष्मी पाल है, मेरा ग्राम अंडवा, पोस्ट पुखराया, हासेमऊ, ब्लॉक मलासा, कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। मैं प्रिया स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं इसमें काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम मिला और मैंने सिलाई के माध्यम से कुछ काम किया। 1 महीने में मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये का काम किया। घर में पहले मैं चौका बर्तन करती थी, लेकिन अब मुझे कुछ लाभ मिला और मैं बाहर निकलने लगी। इसके बाद जो मुझे सिलाई का काम मिला वो मैंने किया और 2-2.5 हज़ार रुपये महीने में कमाए। हमारा नाम रंजू पाल है, मैं अंडवा की रहने वाली हूँ, और मैं इस समूह से जब से जुड़ी हूँ, जब से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले हम बेरोजगार थे, घर पर बैठे रहते थे, घर का चूल्हा चौका ही करते थे। जब से समूह में जुड़े तब से फील्ड वर्क प्रेरक के रूप में काम किया। गांव-गांव में जाके समूह बनाए और महिलाओं को जागरूक किया, बैठक करवाई। इसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ मान लो उन्नति भी की। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसके माध्यम से कार्य करते थे तो हमें कुछ बहुत इसका मानदेय मिल जाता था। इस तरह से हमने काफ़ी महिलाओं को जागरूक किया। आसपास के गाँव में जाकर भी हमने समूह बनाए। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे पक्षी ब्रजघाट पर पहुंचकर अटखेलियां लगा रहे हैं। तीर्थ नगरी में आए हजारों विदेशी रंग बिरंगे पक्षियों के कौतूहल से गंगा का नजारा सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के मौसम में 3 से 4 माह ब्रजघाट गंगा में प्रवास करते हैं। गंगा का स्वच्छ जल तथा कड़ाके की ठंड विदेशी पक्षियों को खूब भाती है। गंगा की तेज स्वच्छ धारा साइबेरियन पक्षियों को मेहमान नवाजी के लिए आकर्षित करती है। विदेशी पक्षी समुद्र में एक साथ गंगा की स्वच्छ तेज धारा में कभी इधर तो कभी उधर उड़ान भरते नजर आते हैं। पक्षी यूं तो श्रद्धालुओं को देखकर उड़ जाते हैं, मगर श्रद्धालुओं द्वारा गंगा में प्रवाहित प्रसाद को अपना भोजन बनाने के लिए एक एक दाने को खाते हैं। ये साइबेरियन पक्षी जो है रूस में साइबेरिया स्थान है, वहाँ से आता है और ये 4 महीने के लिए आता है। इसका आने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि साइबेरिया में इस टाइम बहुत बर्फबारी है, सारी नदियाँ झील सब जम गई हैं, जो कि माइनस लगभग 50 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर ये 4 महीने प्रवास करेंगे और यहाँ आने का उद्देश्य इनको यहाँ पर अच्छे तरह से भोजन पानी इनकी व्यवस्था मिल जाती है तथा इनको अपनी जान की सुरक्षा भी रहती है। अगर कहीं जंगल में होती है तो इनका शिकार किया जाता है और यहाँ पर तीर्थनगरी है, तीर्थनगरी में इनका कोई शिकार नहीं कर सकता, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती और भोजन की व्यवस्था इनको अच्छे से पर्याप्त होती है। श्रद्धालुओं का तो परमानेंट तीर्थनगरी है ब्रजघाट,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तो इस स्थान पर यात्रियों का आवागमन तो अब बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। इसी प्रकार से इनका भी आवागमन बढ़ता जा रहा है। पहले थोड़े से पक्षी आया करते थे, अब ये बहुत अधिक मात्रा, कई हजार की मात्रा में यहाँ तीर्थ नगरी में आ चुके हैं और ऐसे ही यात्रियों का भी आवागमन बढ़ रहा है। तो इनको भोजन की सुविधाओं में कोई दिक्कत नहीं आती। यात्री परमल, दाना इनको अपना चुग्गा डालते रहते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर आज 8 डाइंग प्लांटों को प्रशासन और विभाग के अधिकारियों ने सीज किया। 2 दिन पूर्व सामाजिक संस्थाओं की शिकायत पर प्रदूषण विभाग ने जांच की थी। इन प्लांट द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे मोरवा नदी में डाला जा रहा था। इन फैक्ट्रियों में कालीन उद्योग में लगाने वाले ऊन की रंगाई की जाती है। इससे मोरवा नदियों का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। मोरवा नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, जिससे गंगा का पानी प्रदूषित हो जाता है। इन फैक्ट्रियों को सील करने के लिए पहुंचे भदोही के तहसीलदार विजय यादव ने बताया कि कुल 8 डाइंग प्लांट पर प्रदूषण विभाग के निर्देश पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। इन फैक्ट्रियों से बिना शोधन किए पानी बहाया जा रहा था, जो पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 18/12/19 के क्रम में यहाँ पर 8 डाइंग जो कारपेट सिटी की फैक्ट्रियाँ थीं उनको सीज करने की कार्रवाई चल रही है। ये 8 जो हैं वो मैसर्स भदोही कारपेट, मैसर्स रूपेश, मैसर्स दीपक डाइंग, मैसर्स मनोज डायर्स, मैसर्स IS डाइंग, मैसर्स SK डाइंग, मैसर्स बूर इंटरनेशनल और मैसर्स अरविंद एक्सपोर्ट पानी निकासी के प्रदूषण से संबंधित थी और जिसको बंदी के आदेश हो गए हैं, जिस क्रम में इनको बंद किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष ये शिकायत आई थी कि मोरवा नदी में प्रदूषित जल की निकासी की जा रही है इन फैक्ट्रियों के द्वारा। इसी क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी के आदेश दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के चेयरमैन M अंगमुथु ने वाराणसी स्थित इरी और रिवर पोर्ट द्वारा उसका दौरा किया है। वाराणसी और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में कृषि उत्पादों के निर्यात पर बातचीत भी की गई है। ये जो एपीडा है, अंगमुथु जी आप उसके चेयरमैन हैं। एपीडा किस तरह से किसानों की मदद कर रहा है, और चूंकि आप वाराणसी दौरे पर हैं तो वाराणसी में आप किस तरह का उम्मीद देख रहे हैं, वाराणसी के लिए किस तरह की उम्मीद देख रहे हैं एपीडा के माध्यम से? थैंक यू। बेसिकली एपेडा का मेन मूल्य रोल है बेसिकली लाइक निर्यात का फैसिलिटेशन करना एक्चुअली। सो हमारा बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज में किसान इज देयर ऑल प्लेसेस। सो वाराणसी ऐसा क्लस्टर है, वाराणसी ये बहुत बड़ा हिंडरलैंड का सेंटर प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल पूरा पूर्वांचल का, पूरा सेंट्रल इंडिया का एंड बिहार का, स्पेशली वेस्ट बिहार, झारखंड, ये बेल्ट का सबसे बड़ा सेंटर प्लेस है। सबसे क्रिटिकल जगह इन द सेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑल सुविधा जो फैसिलिटी चाहिए निर्यात के लिए, सब फैसिलिटी अभी वाराणसी में अवेलेबल है। आपने जैसे चंदौली के चावल की बात की, और अभी जहां आप खड़े हैं ईरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है राइस का ही, इसको जो यहाँ पे वाराणसी में है, इससे जो आप लोग काम कर रहे हैं निर्यात का चावल का, उस पे क्या लाभ दिखाई दे रहा है या क्या आप लोगों को फायदा होगा ईरी के यहाँ होने से? ईरी ऐसा इंस्टीट्यूट है, ये हम लोग का इंटरनेशनल रूप से जाने के लिए बहुत बैक एंड फॉरवर्ड सपोर्ट दे सकता है। ऑलरेडी इन लोग का मैं लेबोरेटरी और जो फैसिलिटीज और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को उनके बलिदान और समर्पण पर लिया याद। रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचकर टेका माथा, दी विनम्र श्रद्धांजलि। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समयबद्ध तरीके से निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज करने के दिए निर्देश। कहा अधिकारी करें इसकी समीक्षा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा किसान कानून को बताया किसानों के लिए लाभकारी। कहा इससे किसानों की आय होगी दोगुना। विपक्ष राजनीतिक कारणों से फैला रहा है भ्रम।
और शामली के किसानों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के प्रयास से मिला नए कृषि बिल के तहत लाभ। 1 रुपए किलो बिकने वाली गोभी 10 गुने मूल्य पर बिके दिल्ली के बाजार में। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।